नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें और साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपको परिचय करवा दे। हमारे साथ किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से दुबई से, और साथ ही हमारे साथ रुचि शुक्ला हैं जो एनर्जी सेगमेंट की हेड हैं एमसीएक्स के। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं, कहां किस तरह का एक्शन दिख रहा है। गोल्ड की बात करें तो यहां पर मामूली गिरावट है। कल हमने देखा था एमसीएक्स पर 322 रुपए की तेजी के साथ गोल्ड बंद हुआ था, लेकिन आज कमजोरी दिख रही है। चांदी कई दिनों के बाद यहां पर अच्छी तेजी कल दिखी थी, 800 रुपए तक की मजबूती दिखी। आज भी ये तेजी कंटिन्यू होती दिख रही है। मार्च का वायदा 64,000 के ऊपर पहुंच चुका है, 65,000 के बेहद करीब चांदी का मई का वायदा है। क्रूड कल 2% से ज्यादा की तेजी, आज भी आधे % तक की तेजी दिख रही है। 84 के करीब, $84 के करीब ब्रेंट क्रूड का भाव है और 6,400 के ऊपर एमसीएक्स पर ट्रेड हो रहा है। नेचुरल गैस जबरदस्त तेजी, घरेलू बाजार में 5% से ज्यादा का उछाल, 230 रुपए के ऊपर यहां पर कारोबार हो रहा है। कॉपर में भी तेजी का रुख है, 770 रुपए के ऊपर यहां पर ट्रेड हो रहा है। एग्री मार्केट में बात करें तो कैस्टर में कमजोरी है, करीब 1% नीचे। ग्वारगम में भी कमजोरी, 12,100 के आसपास। धनिया में भी मुनाफा वसूली आज दिख रही है, 7,100 रुपए के नीचे। जीरा भी 1% की गिरावट अभी दिखा रहा है, 31,700 के आसपास। हल्दी में हालांकि हल्की तेजी है, 7,200 रुपए के ऊपर यहां पर कारोबार हो रहा है। लेकिन एक और अपडेट, अल नीनो का जो कल 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आईएमडी की तरफ से हुई थी, क्या बड़ी बातें थी ये आपके लिए जानना जरूरी है। फरवरी में 50 साल में सबसे गर्म महीना फरवरी का था। ये फसल के लिहाज से काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से तापमान तेजी से बढ़े हैं उससे यील्ड को लेकर चिंता है। मार्च, अप्रैल, मई सामान्य से ज्यादा गर्म होगा, ऐसा आईएमडी को लगता है। साथ ही मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव की भी चेतावनी दी गई है और मार्च में इस साल हालांकि अनुमान यह है कि सामान्य ही बारिश हो सकती है। और अल नीनो की स्थिति पर आईएमडी का कहना है कि अप्रैल तक स्थिति ज्यादा साफ होगी। ये कुछ बड़ी बातें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए, लेकिन आज की अहम खबर, क्रूड मिनी कॉन्ट्रैक्ट अब लॉन्च के लिए तैयार है। 3 मार्च को लॉन्च की तारीख तय कर दी गई है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट से इसकी शुरुआत होगी। क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स है, बात करने के लिए रुचि शुक्ला हमारे साथ है, हेड हैं एनर्जी सेगमेंट की एमसीएक्स के। मैम, क्या बारीकियां इस नए कॉन्ट्रैक्ट में, क्या कुछ खास होगा? रुचि, आपसे मेरा सवाल था, प्लीज अनम्यूट करें अपना ऑडियो और प्लीज। धन्यवाद विश्वमोहन जी। क्रूड मिनी की डिमांड जब से 2019 दिसंबर से बंद हुआ है, तब से डिमांड मार्केट से रही है। और अगर इसका देखा जाए तो एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके चलते मार्जिन कम रहेगा। तो अगर हम रिटेल इन्वेस्टर का देखें तो रिटेल इन्वेस्टर भी अच्छा कर पाएंगे, प्लस फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी, फिजिकल वैल्यू चेन वाले हमारे एसएमई एमएसएमई कंपनीज, जिनकी जो थोड़े रिस्क एक्सपोजर के साथ भी अपना हेज कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। अगर हम बारीकियां देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो पहले हमारे एक्सचेंज पे ऑलरेडी क्रूड मिनी कॉन्ट्रैक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैसा ही है, सिमिलर है। प्लस मेन कॉन्ट्रैक्ट 100 बैरल का है और ये कॉन्ट्रैक्ट 10 बैरल का है। सो 10 बैरल के कॉन्ट्रैक्ट, बाकी इसके जो कॉन्ट्रैक्ट पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल मेन कॉन्ट्रैक्ट के, बड़े कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ही हैं। यानी कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। जो ट्रेडिंग यूनिट है वो 100 की जगह पे यहाँ पे 10 का है। मार्जिन को लेकर भी आपको बता दें कि शुरुआती मार्जिन 10% है, स्पैन जो भी मैक्सिमम होगा वो आपको देना होगा। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन 1% है और साथ ही वॉलेटिलिटी बढ़ने पर आपको यहाँ पर स्पेशल या अतिरिक्त मार्जिन भी देना पड़ सकता है। प्राइस लिमिट को लेकर 4%, पहला अपर या लोअर सर्किट, उसके बाद 6% का होगा, फिर कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद 9% तक भी हो जाता है। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा है तो फिर इस मार्जिन को, इस लिमिट को और भी ऊपर या नीचे बढ़ाया जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से, लेकिन उसका जो स्टेप होगा वो 3% के लिहाज से होगा। चलिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं, क्या रुचि जी आपको लग रहा है कि आने वाले समय में मौका होगा क्रूड मिनी के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि काफी लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है क्रूड का ऑप्शंस, तो आपको लग रहा है कि क्रूड मिनी ऑप्शंस भी लॉन्च करना चाहिए आगे? डेफिनेटली ऑप्शंस एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है डेरिवेटिव्स में, और आगे चलते सेबी गाइडलाइंस और मार्केट डिमांड के अनुसार एक्सचेंज भी इस पे ध्यान रखेगा। इसको एक स्टडी कर रहे हैं हम उसको, और जब
एक्सचेंज रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंदर जब भी हम इसको लॉन्च कर पाएंगे, डेफिनेटली एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए नया प्रोडक्ट भी लाएंगे। क्या नेचुरल गैस के मिनी कॉन्ट्रैक्ट को अभी इंतजार करना चाहिए ट्रेडर्स को? नेचुरल गैस का अगेन विश्वमोहन जी वही है, इस पर इस समय मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज एक्सचेंज हमेशा तत्पर रहा है अपने मार्केट के लिए नए प्रोडक्ट्स और रेगुलेटरी गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए और मार्केट डिमांड को हम कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं, और जब भी हम एक्सचेंज उस प्रोडक्ट को मार्केट के लिए रेडी समझेगा तब हम उसको जरूर लॉन्च करेंगे। शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपके नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उम्मीद करते हैं जैसे 2020 से पहले जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा था ट्रेडर्स की तरफ से, वही रिस्पांस की उम्मीद आप इस कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं। किशोर जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह के रिस्पांस की उम्मीद है आपके क्लाइंट्स की तरफ से क्रूड मिनी फ्यूचर्स में? विश्व गुड मॉर्निंग। यस, यहाँ पे जो स्पेशली जो रिटेल क्लाइंट्स होते हैं, छोटे क्लाइंट्स होते हैं, उनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट में शायद पार्टिसिपेट करने इतना रिस्क कैपेबिलिटी नहीं रहता है, तो प्रॉब्ली वहाँ पे एक फ़ायदा हो सकता है कि जो कम रिस्क ले। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको 1 लॉट क्रूड खरीदना है, उसके बदले में आपको छोटा वाला 10 खरीदने के लिए मिलता है, तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज के साथ आप एंट्री एग्जिट में थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बेटर हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स को लेकर। सेकेंड थिंग इज, अगर जहाँ पे कैरी फॉरवर्ड रिस्क ज़्यादा रहता है, स्पेशली क्रूड में अगले दिन क्या होगा मालूम नहीं है, गैप अप गैप डाउन हो सकता है, तो छोटे कॉन्ट्रैक्ट में शायद कैरी फॉरवर्ड करे और बड़े कॉन्ट्रैक्ट में कम करे। तो आई थिंक ओवरऑल एक छोटे इन्वेस्टर को ही ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे इसको ज़्यादा फायदा रहेगा। ओके, यानी रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा और आपको स्ट्रेटजी बनाने में भी मदद मिलेगी। छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, रिस्क को भी आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से क्रूड आज कैसा लग रहा है? धर्मेश जी, 6400 के ऊपर MCX पर भाव है। कल शाम के सत्र में 2% तक की तेजी दिखी, आज भी तेजी दिख रही है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में जो दबान 2 हफ्ते पहले देखने मिला था, वो कहीं ना कहीं इरोड होते हुआ है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी मैंने ये शो पे कहा था कि यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करना चाहिए, काफी अच्छा डिस्काउंटेड मिल रहा है माल, क्योंकि प्राइस अगर आप देखिए तो प्राइस 72 से 77 मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। फंडामेंटली देखिए तो मार्केट में जो जुगलबंदी है ओपेक और नॉन ओपेक के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं प्राइस में वॉलेटिलिटी काफी अच्छी है और डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है, क्योंकि ओपेक नहीं चाहता कि कच्चे तेल 70 के नीचे जाए, और अगर आप देखिए नॉन ओपेक चाहता है कि प्राइस स्टेबल रहे। तो ये कहीं ना कहीं प्राइस में अगर आप देखिए तो प्राइस में स्थिरता आ चुकी है और प्राइस 80 भी नहीं ट्रेड कर पा रहा है और 72 के नीचे नहीं जा रहा है। बट मैं अगेन मुझे लगता है कि मार्केट में काफी फर्मनेस है और डॉलर काफी बढ़ चुका है, तो डॉलर में वीकनेस आने की गुंजाइश काफी हाई है और फिर से प्राइस 102 103 की तरफ बढ़ सकता है। तो उस कारणवश आपको कमोडिटी मार्केट में तेजी देखने मिली और वही हुआ कि 2 दिनों में काफी अच्छी तेजी आ गई प्राइस में और प्राइस यहाँ से ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तेजी बरकरार रहेगी और $79 यानी और यहाँ से 200 रुपए की तेजी आपको करंट लेवल से मार्केट में देखने मिल सकती है। मैं रेकमेंड करूंगा 6500 के टारगेट के लिए आप MCX में बाय करके चल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अगर आप WTI में करना चाहते हैं तो 79 to $80 के लेवल्स के लिए मार्केट आप आय करके चल सकते हैं। ओके, किशोर जी, आपको क्या लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है इतनी तेजी आएगी MCX क्रूड में 200 रुपए तक की यहाँ से? हाँ, यस विश्वमोहन, आई थिंक आ सकता है। और जहाँ तक इंट्राडे के सवाल है, प्रॉब्ली 6400 का कॉल ऑप्शन मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेहतर विकल्प होगा। यहाँ पे 190 के आसपास अवेलेबल है। 6400 का कॉल ऑप्शन 270 280 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। फ्यूचर में करना है तो अराउंड 6300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। 6500 6520 के आसपास का आपका टारगेट्स के लिए। यार, और नेचुरल गैस को लेकर किशोर जी क्या लग रहा है? यहाँ पर जबरदस्त तेजी आज दिख रही है MCX पर, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह की तेजी आज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त तेजी है, 230 पे चला गया है। क्या ये तेजी टिकाऊ दिख रही है आपको नेचुरल गैस की? टिकाऊ तो नहीं है, बिकॉज इतना गिरावट के बाद एक पुलबैक रैली है और यहाँ पे जो है जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो स्पेशली शॉर्ट्स जो है शॉर्ट कवरिंग का मैं पुलबैक मान सकता हूँ यहाँ पे, और बट ये एक्सटेंड हो जाएगा मेरे हिसाब से 240 242 के आसपास तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो 225 के आसपास मुझे इसमें बाइंग का लेवल दिखता है। आप स्टॉप लॉस 217 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं और ऊपर में टारगेट 240 41 के आसपास के।
यानी 240 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, काफी वॉलेटाइल है, किसी भी तरह के एक वाइल्ड मूव भी देखने को मिलते हैं। 217 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। धर्मेश जी, आपकी कॉल क्या है नेचुरल गैस को लेकर? देखिए, नेचुरल गैस की जो पुल बैक रैली है ऑलमोस्ट 160 से 230 की तरफ आ चुकी है और यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट में काफी अनइवन मार्केट आ चुका है। फंडामेंटली इतनी तेजी है नहीं। इसकी जो तेजी की जो जो माहौल होता है या तो ठंडी का होता है या हरिकेन सीजन का होता है। अभी करंटली मार्केट में ये शॉर्ट कवरिंग है, मंथ एक्सपायर हो चुका है तो दूसरे महीने की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। तो ये एक बुल ट्रैप है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं, फिर से प्राइस यहाँ पे लुढ़क सकता है। काफी चंचल कमोडिटी है, बिना स्टॉप लॉस का इसमें ट्रेड ना करे। जब तक मार्केट 240 के निचले स्तरों पर सस्टेन है, यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 215 से 200 के टारगेट के लिए आप नेचुरल गैस में फिर से शॉर्ट साइड में रह सकते हैं। अल्ट्रा बेट यहाँ पर है, हालांकि जो उनका स्टॉप लॉस है 217 के आसपास का ही टारगेट ये दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। आप देख ले, हो सकता है कि एक रेंज में ही हो, रेंज में आपको ट्रेड करने की सलाह, या तो ऊपर में बेचे या नीचे की तरफ खरीदारी कर सकते हैं। जो भी कॉल आप जिस एक्सपर्ट को फॉलो कर रहे हैं आप ट्रेड कर सकते हैं। चांदी कई दिनों के बाद कल अच्छी तेजी दिखी और आज भी ये तेजी कंटिन्यू होती दिख रही। किशोर जी, क्या लग रहा है यहाँ पर खरीदना चाहिए चांदी को? 64,900 के आसपास है मई का कॉन्ट्रैक्ट, क्या करें यहाँ पर? दोनों सोना चांदी में दोनों में थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा मोमेंटम है और मेरे हिसाब से चांदी में 64,500 का लेवल्स मुझे बेहतर लगता है कि खरीदारी करने के लिए। 63,900 के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अपसाइड में आप टारगेट्स अराउंड 65,500 के आसपास का आप टारगेट्स मेंटेन कर सकते हैं। सिल्वर को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है धर्मेश जी? देखिए, अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात करें तो दोनों में जो तेजी आई है ये शॉर्ट कवरिंग की तेजी है। ये एक्सटेंड भी हो सकती है, बट अगर आप देखिए तो अगर डॉलर इंडेक्स अगर वीक होना स्टार्ट हो गया तो कहीं ना कहीं रुपए में भी आपको मजबूती देखने मिल सकती है और फिर जो MCX में जो असर होगा वो नलोफाई होगा, यानी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड होगा। तो अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि मार्केट 1877 के ऊपर जाएगा। ये शॉर्ट टर्म है, मार्केट 1855 या 15 से $20 और ऊपर जाने की गुंजाइश है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो प्राइस यहाँ से 100 से 150 रुपए और ऊपर जा सकता है, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि ऊपरी स्तरों पर फिर से बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि अगले महीने फिर से इंटरेस्ट रेट की बात शुरू हो जाएगी और अगर इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ता है तो कहीं की जो चमक है सोने और चांदी की वो फीकी पड़ जाएगी। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये पुल बैक रैली है, अगर जो स्पेक्युलेटर्स है वहां पे बाय करके चल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा उन्हें ये लेवल पे बाय करने की। अगर 1800 के नीचे आता है, जो आने की गुंजाइश काफी हाई है, तब जाके आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बट करंट लेवल पे $10-20 की वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। 1855 $1860 तक की तेजी आ सकती है, पर उसके बाद में फिर से मार्केट यू टर्न ले लेगा। चलिए बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। अच्छी तेजी आ दिख रही है। 211 के ऊपर एल्युमिनियम 1.25% ऊपर है, जिंक 271 के ऊपर 1% ऊपर है, आधे से 0.25% की तेजी कॉपर में भी दिख रही है 771 के ऊपर। लेड भी आधा % मजबूत है 184 रुपए के आसपास, यानी चौतरफा अच्छी खरीदारी दिख रही है। और जिस तरह की डिमांड रिकवरी की उम्मीद की जा रही है क्रूड और मेटल को लेकर चाइना में, उससे भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही इक्विटी मार्केट में भी वापस से खरीदारी है, उसका भी सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। धर्मेश जी, क्या टॉपिक क्या है, कहां पर खरीदारी की सलाह देंगे बेस मेटल्स में आज? देखिए, मैं भी काफी आपसे सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि मार्केट में एक अच्छी खासी इक्विटी मार्केट में छलांग देखने मिली है और अगर आप देखिए तो सबसे जो बेस्ट कमोडिटी अगर आप देखिए तो मैं डॉक्टर कॉपर की तरफ बेट करूंगा। काफी स्थिरता है उसमें। अगर आप देखिए तो प्राइस 760 के नीचे जा नहीं पा रहा है, कंटिन्यूसली यही लेवल पे सस्टेन हो रहा है। अपसाइड 800 के लेवल्स पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। मैं रेकमेंड करूंगा 768 पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट 777 का रहेगा। दूसरी मेरी टॉपिक जिंक रहेगी। अगेन मैं जिंक में भी काफी बुलिश हूँ। कंपैरेटिवली अगर जिंक और एल्यूमिनियम की बात करें तो मैं जिंक की तरफ बेट करूंगा, क्योंकि जिंक में अपसाइड मोमेंटम काफी हाई है। प्राइस ऑलमोस्ट 320 से लुढ़क चुका है, तो यहाँ पे गुंजाइश काफी हाई है कि ये पुल बैक रैली काफी अच्छी दे सकता है और प्राइस 280-290 के ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो सकता है। तो जिंक और कॉपर दोनों कमोडिटी में मेरी बेट बाइंग की रहेगी। और अगर कॉपर ये डॉलर इंडेक्स लुढ़कता है, अगर डॉलर इंडेक्स की फॉल आने स्टार्ट हो जाती है तो ये जो तेजी है वो एक्सटेंड भी हो सकती है और कॉपर 800 और जिंक 300 के स्तर भी ब्रेक कर पाएगी। तो मैं रेकमेंड करूंगा दोनों कमोडिटी में आप बाइंग करके चल सकते हैं। और जिंक, दो टॉपिक धर्मेश जी की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। किशोर सर, आपका व्यू क्या है बेस मेटल्स पे और टॉपिक क्या होगी आज के लिए?
विश्वमोहन, जो चाइना का जो पीएमआई नंबर्स है, जो ऑलमोस्ट एक दशक के हाई पे आ गया था, जो ग्रोथ स्पेशली 2012 के बाद जो हाईएस्ट नंबर देखा है, तो आई थिंक वो सेंटिमेंटली ये कमोडिटीज को लिफ्ट कर रहे हैं। हल्का सा डॉलर का वीकनेस है आज, वो भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू रहना चाहिए। स्पेशली जो है यहाँ पे कॉपर एक अच्छा लेवल बन सकता है। 767 के आसपास मुझे बाइंग का लेवल दिखता है। 775 का टारगेट मेंटेन कर सकते हैं और 763 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये व्यू बेस मेटल्स के लिए दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। करेंसी मार्केट में 82.5 के आसपास रुपया डॉलर के मुकाबले ट्रेड कर रहा है। किशोर सर, क्या लग रहा है यहाँ पर किस तरह की चाल आगे रहेगी करेंसी मार्केट की यहाँ से? आई थिंक करेंसी में काफ़ी हद तक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स तक। बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट्स नहीं है। 82 से लेके 83 का जो रेंज है, आई थिंक आरबीआई के लिए भी कंफर्टेबल रेंज लगता है। थोड़ा बहुत आज सुबह मॉर्निंग हम कुछ एक्टिविटी देखे थे, स्पेशली जब जीडीपी नंबर्स थोड़ा खराब आया था, ऊपर से कुछ बड़े मात्रा में सेलिंग देखे थे। आई थिंक ओवरऑल एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। ऊपर में 83 एंड हाफ, नीचे में 82। ये रेंज से बाहर आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा लगता नहीं, स्पेशली 1-2 हफ्ते के लिए। शुक्रिया किशोर जी आपका, धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और नॉन एग्री मार्केट की पूरी बारीकियों को समझाया, ट्रेडर्स के लिए खास सलाह दी। लेकिन अब वक्त हो गया एग्री मार्केट का और आज हम स्पेशल करने वाले हैं प्याज को लेकर, क्योंकि प्याज को लेकर काफ़ी घमासान चल रहा है। और बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। सुवर्णा जगताप हैं, चेयरपर्सन है लासलगांव मंडी की, जो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है, और साथ ही एक प्याज के किसान भी है जो नासिक के ही हैं, गणेश ठाकरे जी फोन लाइन पर। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले सुवर्णा जी, क्या हो रहा है प्याज को लेकर? जिस तरह से मंडियों में घमासान चल रहा था, किसानों का विरोध प्रदर्शन भी था 2-3 दिनों पहले, मंडियों में हालात क्या थे, क्यों इस तरह के हालात है, भाव किस तरह, कितनी गिरावट आई है जो किसानों का इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है? मैं पहले ही क्लियर कर दूंगी कि पिछले साल यही फरवरी में जो प्याज को 2000 से 2200 रुपए पर क्विंटल रेट था, तो अभी इसी साल में फरवरी में वो जो भाव है 500, 600, 700 रुपए तक नीचे आ गया है। और जहां हम कह सकते हैं कि हर किसान को 1 क्विंटल लागत के लिए 1000 रुपए पर क्विंटल तक खर्चा आता है। अगर वही खर्चा अगर नहीं निकलेगा, 600-700 रुपए अगर उनको क्विंटल के पीछे मिलेंगे, तो वो फिर वो लागत का जो खर्चा है वो कैसे निकालेंगे, और आगे वाले जो आने वाली जो फसल है उसके लिए भी वो पैसे कैसे आखिर खड़े कर पाएंगे। वर्णा जी, खबर आ रही कि नाफेड की खरीदारी बहुत तेजी से हो रही है और हरकत में आई है। सरकार के तत्काल खरीद के आदेश के बाद से खरीदारी तेज हुई है। जो डेटा मेरे पास है कि 2 दिनों में नाफेड ने 638 टन प्याज की खरीदारी की है नासिक में, 8 अलग अलग सेंटर से। क्या और आप ग्राउंड पर हैं, क्या डिटेल्स है, क्या आंकड़े हैं? यस 2 दिन से 950 टन लाल रेड ओनियन की खरीदी हुई है। 950 टन मतलब 9,500 क्विंटल तक खरीदी हुई है। और अभी ये शुरुआत है। और पहले भी हमें जो हमारे यहाँ की जो एमपी है भारती तई पवार, उनको भी हमने लेटर लिखा था लासलगांव कृषि बाजार समिति से, और जो अपने पीयूष जी गोयल है उनको भी लिखा था। तो अभी ये 2 दिन से उन्होंने नाफेड के मार्फत खरीदी चालू की है, तो उसे बड़ा जो राहत है अभी किसान वर्ग को मिलेगा, क्योंकि जो अभी 600-700 का जो रेट था, तो अभी ये 2 दिन में 900 रुपए तक अभी उनको भाव मिल रहा है। तो मुझे लगता है अभी आने वाले दिनों में अगर नाफेड अगर सेंटर बढ़ाएंगे, क्योंकि अब तक तो 8 सेंटर में खरीदी चल रही है, अगर उनका जो है अभी आगे वाले प्रोसेसिंग दिन में 10 और सेंटर बढ़ा रहे हैं, अगर 18 सेंटर में नासिक डिस्ट्रिक्ट में अगर वो खरीदी अगर किसानों से अगर करेंगे, तो मुझे लगता है किसानों को भारी राहत मिलेगी और भाव भी अच्छा मिलेगा। ओके, यानी किसानों को राहत के लिए नाफेड की ताबड़तोड़ खरीदारी हो रही है, और जो डेटा है ये अपडेट भी कर रही है कि 2 दिनों में 950 टन खरीदारी अब तक हो चुकी है। हमारे साथ प्याज किसान हैं, गणेश ठाकरे हैं। गणेश जी, क्या हो रहा है, किस तरह के भाव आपको मिल रहे हैं? सुवर्णा जी जैसे कह रही हैं कि पिछले 2-3 दिनों में भाव में अब रिकवरी आ रही है जैसे जैसे नाफेड की खरीदारी हो रही है, क्या सही है? हाँ जी, एकदम सही है। ओके, जो 2 दिन पहले जो भाव पड़ी थे मंडी में, तो बहुत कम बाजार थे, लेकिन कल से परसों जो मार्केट बंद किया था, कल से जो मार्केट कमेटी के आधार से नाफेड ने जो खरीदी शुरू कर दी है,
उसकी वजह से कम क्विंटल के पीछे 200-300 रुपये भाव बढ़ गए हैं। उससे कम किसानों की जो हालत थी 300-250 रुपये क्विंटल, अभी वो कम से कम मिनिमम जो है तो 600 रुपये और मैक्सिमम 1200 रुपये तक अभी प्याज बिक रहा है। उसकी वजह का किसानों को पूरी की राहत नहीं, लेकिन कम से कम जो आने जाने का जो खर्चा था वो तो पूरा हो गया। कितना भाव नीचे गिर गया था गणेश जी, कितना नीचे तक आ गए थे? फरवरी में जो लोएस्ट प्राइस जो आपने मंडियों में बेचा होगा, कितने कम में बेचा था आपने, और आपकी कॉस्ट क्या है? छोटा जवाब। सर पिछले महीने में फरवरी में एंडिंग का जो हाल था उससे 250 तो 300 रुपए तक कांदा पीछे गया था। वो क्या कॉस्ट क्या है अभी आपकी? मैं समझ गया सर, 2.5 रुपए किलो आपने प्याज बेचा, सबसे जो मिनिमम भाव गया था, लेकिन कॉस्ट क्या थी? नहीं, कॉस्ट कम से कम ज्यादा से ज्यादा 600 रुपया 800 रुपया ज्यादा थी, लेकिन सरासरी जो है वो 300, 250, 350, 400 रुपए तक थी। यानी कि प्याज लाने के लिए जो किसान थे वो पूरे हतबल हुए थे मंडी में। ओके सुवर्णा जी, एक्सपोर्ट को लेकर क्या स्थिति है? एक्सपोर्ट तो सरकार कह रही है कि बैन हमने लगा नहीं रखा है, लेकिन एक्सपोर्ट क्या मार्केट उतना स्ट्रांग नहीं है जो एक्सपोर्ट उतनी तेजी से नहीं हो रहा है? नहीं सर, मैं अभी ग्राउंड की प्रैक्टिकल बात में आपको बताना चाहूंगी। एक्सपोर्ट तो बंद नहीं है, कुछ भी उस पर निर्बंध नहीं है, पर ये जो रेड ओनियन है, लाल प्याज है, वो नाशवंत है, मतलब वो जल्दी खराब हो जाता है, और 5-6 दिन में वो अगर ट्रांसपोर्टिंग के अगर कंटेनर भी हमें अगर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो 5-6 दिन में वो खराब हो जाता है। और फिर अभी एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो पिछले साल जो श्रीलंका था, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, वो हमारे से प्याज ले रहा था, पर अभी फिलहाल हालत ऐसी है कि उनमें वो जो क्रेडिट नहीं है, पत नहीं है, वो हमसे प्याज नहीं खरीद रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो अभी हमारे पास और एक इंडियन भारत में ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र का जो 40% जो 1% जो रहता था प्याज का ये करने का प्रोडक्शन का, तो अभी महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वहां भी प्याज बहुत इसमें से प्रोडक्शन उसका आ रहा है। और यही बात है कि अभी मांग कम है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा निकला है, तो इसलिए मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्याज का प्रोडक्शन ही इतना ज्यादा है कि इसलिए हम उतना वो महफूज ये नहीं कर पा रहे। ओके, शुक्रिया सुवर्णा जी पूरी डिटेल्स देने के लिए। एक्सपोर्ट पे कोई बैन नहीं है, लेकिन पड़ोसी देश जहां पर श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 200-250 रुपए तक प्याज प्रति किलो बिक रहे हैं, लेकिन वहां की माली हालत इतनी खराब है कि वो प्याज खरीद नहीं पा रहे हैं, और यही इस वजह से यहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाई इतनी ज्यादा है। और ये प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव की चेयरपर्सन थी सुवर्णा जी, जो ग्राउंड की डिटेल्स हमें बताते हुए। शुक्रिया आपका एक बार फिर से गणेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि मानसी आपके लिए लेकर आ रही हैं FNO जल्द।